आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये क्लासेस जो है वो आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और सवर्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो कल की क्लास में हमने शेयर मार्केट के बारे में देखना प्रारंभ किया था। उस कंटेक्स्ट में हमने देखा था क्या कि एनएसई बीएसई क्या है, हमने देखा था कि निफ्टी और सेंसेक्स किसे कहते हैं। हमने आगे ये भी देखा क्या बोलते हैं कि शेयर मार्केट में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट से संबंधित क्या क्या संकल्पनाएं हैं। हमने आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू जैसे जो है वो प्राइमरी मार्केट के उपकरणों के बारे में समझा। इसके बाद हम सेकेंडरी मार्केट की तरफ गए थे और जिसके संदर्भ में हमने प्रारंभ किया था कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो शेयर मार्केट से संबंधित है, हमने उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। ठीक, इसमें सबसे पहला टर्म जो हमने कल देखा था वो था मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजारी पूंजीकरण। हमने देखा कि बाजारी पूंजीकरण क्या होता है। हमने देखा था क्या कि एक शेयर के प्राइस को जब उस कंपनी के टोटल शेयर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता था, हमें उस कंपनी का बाजारी पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता था। हमने आपको यह भी बताया था कि इसी के आधार पर यह तय होता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है। इसका निर्धारण भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर होता है। जब हम बोलते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है तो हमारा अर्थ यही होता है कि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर उसे भारत की सबसे बड़ी कंपनी बता रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई। जब हम विश्व की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर हमने देखा था कल क्या कि एप्पल जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि 3-4 अगर देश की जीडीपी को छोड़ दें, एक साल की जीडीपी को छोड़ दें तो उससे भी ज्यादा है। ठीक है, इसी कंटेक्स्ट में हम आगे बढ़ रहे थे और हमने आगे देखा था क्या कि ब्लू चिप कंपनी किसको कहते हैं। यदि हम ब्लू चिप कंपनियों की बात करें तो हमने देखा था कि ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका लाभ का एक निरंतर इतिहास रहा है, जो लंबे समय से रही है और मजबूत कंपनियों के रूप में जिनको माना जाता रहा है। ठीक ना, ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, समय समय पर अपने निवेशकों को लाभांश भी देती रहती है, डिविडेंड देती रहती है। लाभांश किसको कहते हैं थोड़ा सा बता देता हूं। डिविडेंड से नहीं भी जानिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता देता हूं फिर भी। डिविडेंड लाभांश का क्या मतलब होता है। मान के चलिए मैं एक कंपनी में यदि हिस्सेदार हूं, तो इसका क्या मतलब है, सुख और दुख दोनों का साथी हो गया मैं उस कंपनी का। ठीक ना, तो यानी कि उस कंपनी को यदि नुकसान होगा तो मुझे भी नुकसान होगा, लेकिन यदि उस कंपनी को फायदा होगा तो वो फायदा तो मुझे भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी उसका हिस्सेदार हूं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है ना, प्रॉफिट बनाती है, लाभ बनाती है, प्रॉफिट, तो क्या करती है, इस प्रॉफिट को लाभांश के रूप में अपने शेयर धारकों में वितरित करती है। तो प्रॉफिट का अंश, लाभ का अंश, ठीक ना, लाभांश का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ का अंश। क्यों? क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट का उतना ही हिस्सा मिलेगा ना जितना उस कंपनी में मेरी शेयर होल्डिंग है। यदि मान के चलिए कंपनी ने जो है वो 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया और कंपनी ने डिसाइड किया क्या कि हम अपने प्रत्येक शेयर होल्डर को पर शेयर 10 रुपया देंगे, तो मान के चलिए जितना मुझे हो, मेरे पास जितने शेयर्स होंगे उस कंपनी के, उस अनुपात में मुझे क्या मिलेगा, लाभ का अंश मिलेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लाभांश। ठीक ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। आपको शेयर मार्केट पर लिस्टेड कंपनियों में आपको ये देखने को मिल जाएगा क्या कि वो अपने क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को लाभांश वितरित करते हैं, अपने लाभ का एक हिस्सा देते हैं। ठीक ना, रैंडमली देख लीजिए। ऐसे ये देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी, डिविडेंड यील्ड, ये डिविडेंड देता ही नहीं है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि जितने रुपए का उसका शेयर है उसका कितना प्रतिशत आपको डिविडेंड के रूप में मिला। तो जरूरी नहीं होता है क्या कि यदि कंपनी को लाभ हुआ है तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग में तय होता है। ये मीटिंग में तय होता है कि यदि प्रॉफिट हुआ है तो क्या इसको बांटना चाहिए या इसका कहीं एक जगह पर निवेश करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ये सोचे कि नहीं, जो भी प्रॉफिट कमाए हैं इसको पैसे को लगाकर एक नई कंपनी खड़ी करते हैं, या फिर मान के चलिए और ज्यादा विस्तार करते हैं और ज्यादा नई फैक्ट्रीज लगाते हैं, कोई और नई मशीनरी खरीद लेते हैं। तो ये सब चीजें भी तो हो सकती है। अगर मान के चलिए ऐसा कुछ हुआ
तो नहीं डिविडेंड मिलेगा, लाभ का वितरण नहीं होगा। लेकिन यदि कंपनी ने डिसाइड किया है, सारे बोर्ड मेंबर्स और जो मीटिंग वगैरह हुई है उसमें अगर ये डिसीजन हुआ है कि नहीं, जो भी लाभ होगा उसको क्या किया जाएगा, अपने शेयर धारकों में वितरित किया जाएगा, तो वैसे कंडीशन में मुझे भी लाभांश मिलेगा। आप देख लीजिए, आपको दिखाता हूं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो खूब डिविडेंड देती हैं। ये देखिए, सरकारी कंपनियों में जनरली डिविडेंड अच्छा होता है। ये देखिए, कोल इंडिया दिख रहा, डिविडेंड यील्ड 8.38%, यानी कि इसका जो प्राइस रहता है ना उसका लगभग 8.5% प्रति साल कोल इंडिया डिविडेंड के रूप में दे देती है। आप जरा सोच के देखिए, प्राइस बढ़ेगा वो तो अलग, डिविडेंड मिलेगा वो अलग। बात समझ में आया? लेकिन फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है क्या कि हर साल आपको 8%, ये पिछले 12 महीने में इसने इतना प्रतिशत जो है वो डिविडेंड दिया है। आप कोई भी देख लीजिए, जनरली आपको कंपनियों में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यदि बड़ी कंपनियों की बात करें तो रिलायंस को देखें, रिलायंस का डिविडेंड यील्ड देखिए 0.33, बहुत कम देती है, ठीक ना। ज्यादा बड़ी कंपनी, मतलब ज्यादा वाली कंपनियों को देखना है तो आप देख लीजिए, एनटीपीसी, इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 3.97, एसबीआई को देखिए 1.121%, ठीक ना। तो इस तरह से जो है वो क्या होता है, ये होता है डिविडेंड का मतलब। तो ब्लू चिप कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका निरंतर लाभ का इतिहास रहा है, जो अपने शेयर धारकों को लगातार जो है वो निरंतर क्या करती है, डिविडेंड वगैरह देती रहती है, ठीक ना। ये एक मजबूत कंपनियां हैं, ठीक ना। और ऐसी कंपनियों में निवेश करना कम जोखिम का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन कंपनियों के डूबने की संभावना कम है, तो ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। मैंने आपको कल क्या बताया था कि प्रमुख सूचकांकों में जो कंपनियां होती हैं उनको ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। लेकिन मैंने ये भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि सभी ब्लू चिप कंपनियां केवल और केवल जो है वो सूचकांकों के अंतर्गत ही आती है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने देखने का आगे क्या प्रयास किया था, हमने देखने का प्रयास किया था आगे क्या, हमने आगे देखने का प्रयास किया था कि बुल्स और बेयर्स क्या होते हैं, तेजड़िया और मंदड़िया क्या होते हैं। हमने बताया था ना कि तेजड़िया ऐसे निवेशक होते हैं जो मार्केट में आगे, मार्केट के ऊपर चढ़ने की कामना करते हैं, या जिनकी उम्मीद होती है कि मार्केट, मतलब जो लोग ये आशा करते हैं कि मार्केट अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है, उनको तेजड़िया कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग मार्केट के गिरने में आस्था रखते हैं, या जिनका ये मानना होता है कि नहीं मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है या अब मार्केट गिरने वाला है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको मंदड़िया कहा जाता है, तेजड़िया और मंदड़िया। आगे हमने देखा था स्टैग, स्टैग किसको कहते हैं, ये वैसे निवेशक होते हैं जो अल्पकालीन आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, निवेश करते हैं और फिर अपना प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं, ठीक ना। ऐसों को क्या कहा जाता है, ऐसों को स्टैग कहा जाता है, ठीक ना। ये सामान्यतः क्या करते हैं, एक कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पैसा लगाते हैं, और जैसे ही उसकी लिस्टिंग होती है वो पैसा लेके भाग जाते हैं। मतलब सामान्यतः अल्पकालिक है, जैसे लिस्टिंग होती है तो वो पैसा लेके निकल लेते हैं। यहां तक बात समझ में आया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा था इसके बाद क्या, पिग्स। पिग्स कौन से थे, सामान्यतः एक स्लैंग टाइप का है कि छोटे निवेशकों को बोला जाता है पिग्स, ठीक ना। इसी के संदर्भ में एक और टर्म जो पिछले कुछ सालों में बड़ा प्रचलित हुआ है वो है रॉबिनहुड ट्रेडर्स। रॉबिनहुड ट्रेडर्स, ठीक ना। खासकर कोविड के बाद ये टर्म जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है। कोविड-19 के बाद ये टर्म बड़ा प्रचलित हुआ है। एक्चुअली में हुआ क्या कि कोविड के दौरान लोगों को ये कामना था, मतलब लोगों का ये, ज्यादातर लोगों का ये अनुमान था क्या कि शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, ठीक ना। और गिरा भी, बहुत तेजी से गिरा भी, लेकिन लोगों को उम्मीद थी क्या कि शेयर मार्केट बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रहेगा, ठीक ना, गिरा हुआ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह तो ठप पड़ा हुआ है, चारों तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, कई सारे कारक
जैसे कि कारको में क्या है कि एक तो सरकार ने जो है वो लिक्विडिटी खूब सारी पंप की मार्केट में, सरकार ने जो है वो अर्थव्यवस्था में तरलता यानी कि पूंजी के प्रवाह को खूब सारा बढ़ा दिया। दूसरा, लोग घर पर बैठे हुए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था या रोजगार बंद हो गए थे, तो इन सब ने क्या, इस सब के कारण क्या हुआ, शेयर मार्केट में पूंजी का प्रवाह ज्यादा से ज्यादा देखा गया, जिसके कारण अप्रत्याशित रूप से शेयर मार्केट कोविड के बाद जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ा अगले 1-2 साल तक, ठीक ना, बहुत तेजी से बढ़ा। यदि मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, ये देखिए कल सुबह जो है वो नेगेटिव में था ना, और शाम को बंद होते होते देखिए पॉजिटिव में आ गया। अभी मतलब अभी आज देखिए आज पॉजिटिव में है, कल जो है वो नेगेटिव में था, आज पॉजिटिव में दिख रहा है आपको, ठीक ना। चार्ट दिखाना चाह रहा हूं, लोड हो जाए। ये देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको 5 ईयर का चार्ट, ठीक। 5 ईयर के चार्ट को मैं आपको लाइन में दिखाना चाहता हूं, रुकिए एक सेकेंड। लाइन ग्राफ, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है नीचे गया हुआ, ये दिखा रहा है कोविड के दौरान जो फॉल आया था, देख रहे हैं यहां से, ये वाला पॉइंट क्या है, यदि इस पॉइंट की हम बात करें, यदि इस पॉइंट की बात करें तो देख रहे हैं 10 फरवरी 2020 को प्राइस कितने पर था, 12,155 पर था, ठीक ना, 12,155 पर था निफ्टी 50 हमारा, ठीक ना। और कोविड की जैसे ही खबर आई, तो कोविड की खबर के बाद देखिए ये 10 फरवरी के बाद अगले 10 फरवरी के बाद ये अगले कुछ ही दिनों में हो गया। 10 फरवरी के बाद देखिए ये अगले कुछ ही दिनों में 23 मार्च को ये कहां पर पहुंच गया था, ये देखिए 8,000 पे पहुंच गया था, ठीक ना। यानी कि लगभग 40% वाइप आउट हो चुका था, 12,000 से गिर के 8,000 पर आ गया। बात समझ में आ रही। लेकिन फिर देखिए यहां से, फिर देखिए गति लोगों का। आप एक बात बताइए, 30 मार्च के आसपास तो 25 मार्च के आसपास तो लॉकडाउन की ही घोषणा हुई थी, तो सबका अनुमान था क्या कि शेयर मार्केट अभी और लंबे समय तक रहेगा, दबा हुआ रहेगा। लेकिन देखिए शेयर मार्केट में फिर अचानक से जो उछाल दिखा, ये देखिए, ठीक ना, कहां पर जाके रुका ये उछाल, सीधे 18,000 पे जाके रुका। ये देखिए पिछले वाले लेवल से भी ऊपर निकल गया शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या हुआ, कोविड के समय के बाद जो है वो बहुत तेजी से जंप देखने को मिला। इस कारण क्या हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक, छोटे बड़े निवेशक जिनके पास क्या है कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिन वाले जिन लोगों ने को मतलब शेयर मार्केट के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता था। अब सिंपल सी बात है, जो ओवरऑल मार्केट ही चढ़ा है, ओवरऑल मार्केट ही चढ़ा है, और वो भी इतनी तेजी से चढ़ा, इतनी तेजी से जब चढ़ा है तो क्या हुआ, जिसने कहीं भी पैसा लगाया ना सबने पैसा बनाया। तो इसके कारण क्या हुआ, इन ट्रेडर्स को जो कोविड के बाद आए थे ना, इनको रॉबिनहुड ट्रेडर्स कहा जाता था। क्यों, क्योंकि इन लोगों ने केवल जो है वो चढ़ाव देखा था। तो फिर क्या है कि ये और ज्यादा पैसा और ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे थे, तो ऐसे ट्रेडर्स को रॉबिनहुड ट्रेडर्स कहा जाता है, कि जो बिना किसी रिस्क का, जिनको रिस्क का कोई अनुमान नहीं, और तब जो पैसा लगा रहे होते हैं। रॉबिनहुड, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना, खूब रिस्क लेता था, ठीक ना, रॉबिनहुड। तो उसी नाम पर ये कंटेक्स्ट कंसेप्ट बेस्ड था, रॉबिनहुड ट्रेडर्स, ऐसे निवेशकों को कि जो कोविड के बाद के दौर में आए हैं, ठीक ना, जिनको वो जो है वो सामान्यतः ये हमेशा होता है कि जब भी एक मार्केट में फॉल आता है ना, उसके बाद बहुत सारे रॉबिनहुड ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, जो मार्केट जब चढ़ रहा होता है तो उनको लग रहा होता है कि हमें शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, ठीक ना। तो ऐसे वर्ग को रॉबिनहुड ट्रेडर्स कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही शेयर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है, थोड़ी सी गिरावट आती है, तो सबसे पहले मार्केट छोड़कर भागने वाले यही लोग होते हैं। तुरंत थोड़ा सा भी फॉल होता है, क्योंकि कभी फॉल देखा नहीं है तो डर जाते हैं, और फिर क्या होते हैं कि लॉस में अपना पैसा काटकर भाग लेते हैं। बात समझ में है। तो रॉबिनहुड ट्रेडर्स अगर टर्म आए ना, तो आपको पता होना चाहिए ये टर्म किससे संबंधित है, ये टर्म संबंधित है शेयर मार्केट से। यहां तक बात समझ में आ गई, रॉबिनहुड ट्रेडर्स, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं रॉबिनहुड ट्रेडर्स के बाद। रॉबिनहुड ट्रेडर्स के बाद अब जरा बात को समझिए।
अगला टर्म है शेयर मार्केट से संबंधित बहुत सारे जो है ना माल प्रैक्टिसेस होते रहते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां भी पैसा होता है वहां पर लोग जो है ना वो दिमाग लगाते ही हैं, गलत तरीके पैसा कमाने के लिए जो है वो इधर उधर की चीजें जो है वो की ही जाती है। तो बट ऑब्वियस शेयर मार्केट में तो सारा काम तो पैसों का ही है, तो फिर शेयर मार्केट में जो है वो माल प्रैक्टिसेस या गलत पद्धतियां कैसे नहीं होंगी। तो इसी कंटेक्स्ट में पहला जो टर्म आता है या पहला जो प्रकार आता है उसको हम कहते हैं भेदिया कारोबार। कारोबार ठीक ना, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जरा बात को समझिएगा। सबसे पहली बात तो भारत में आपको पता है सेबी जो है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक ना। एक सांविधिक निकाय है, कानून द्वारा स्थापित की गई एक संस्थान है। तो आप जान लीजिए पहली बात तो कि इनसाइडर ट्रेडिंग अवैध है, यानी कि कानूनी रूप से ये गलत है। अगर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना होगा, आपकी ट्रेडिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको जेल वगैरह भी हो सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी भी हो सकती है, ठीक ना। तो जरा समझिएगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है, मान के चलिए एक सेकंड के लिए मैं टीसीएस में जॉब कर रहा हूं और मैं टीसीएस में ठीक ठाक पद पर हूं, जैसे कि सीईओ वगैरह उसी के आसपास वाले पोस्ट पर हूं। इस पोस्ट पर होने के कारण मुझे पता है कि मेरी कंपनी क्या कर रही है, कैसा कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये सारी चीजें मुझे पहले से पता है। क्यों? क्योंकि मैं उस कंपनी में जॉब करता हूं। अब जरा सोच के देखिए, मुझे ये पता है कि कल मेरी कंपनी का ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर होना है और मुझे ये पता है क्या कि ये रिजल्ट जो है ना वो पिछले कई सालों में बहुत बढ़िया आने वाला है। तो मुझे ये भी पता है कि जैसे ही ये रिजल्ट मार्केट में जाएगा, निवेशकों के मन में जो है वो मेरी कंपनी के प्रति उत्साह और ज्यादा उमड़ेगा और वो खूब सारा इसको खरीदेंगे और इसके प्राइस खूब बढ़ सकते हैं। इतना तो मुझे पता हो सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे पास पोजीशन है उस कंपनी में ऐसा। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं फोन करूंगा अपने भाई को, अपनी पत्नी जी को, अपने उनके जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं सबको बोलूंगा क्या कि ऐसा करो टीसीएस कंपनी का शेयर खरीद के बैठ जाए। क्यों? क्योंकि कल जैसे ही रिजल्ट आएगा तो इसका शेयर प्राइस भागेगा, तो जैसे ही शेयर प्राइस भागेगा तो फिर तुम बेच के निकल लेना। बात समझ में आया? इसी को कहते हैं भेदिया कारोबार, ठीक ना। कि किसी भी कंपनी में आपका कोई पद होने के कारण या आपके पास कोई सूचना तक पहुंच होने के कारण मार्केट से पहले आप क्या कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं या फिर उसका लाभ उठा रहे हैं, इसी को कहा जाता है भेदिया कारोबार। बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में मान के चलिए मुकेश अंबानी और उनके नीचे 2-3 के बाद मेरा भी ठीक ठाक है पोजीशन उसमें। तो इस कारण से यदि मुझे पता है क्या कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस क्वार्टर का ट्रेड जो है वो अच्छा नहीं रहा है, बहुत मंदा रहा, जिस कारण से भी मान के चलिए क्या कि आईपीएल में बहुत वो जियो सिनेमा पर फिल्म दिखाने में बहुत पैसा खर्चा कर दिया है, तो जिन सब कारणों से जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री में चल रहा है, तो मान के चलिए कुछ भी कारण से मुझे ये पता है क्या कि इस बार ठीक ठाक जो है ना वो घाटा हो है इस क्वार्टर में। तो अगर मुझे ये बात पहले से पता है तो मैं क्या करूंगा, अपने सारे सगे संबंधियों को या खुद भी क्या करूंगा, इस कंपनी के शेयर को शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा। आज सिखाऊंगा शॉर्ट क्या कहते हैं, आज बताऊंगा शॉर्ट क्या कहते हैं, ठीक ना। अब जैसे ही इस कंपनी का रिजल्ट मार्केट में आया, इस कंपनी के शेयर प्राइसेस धड़ाम होंगे और मुझे फायदा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, भेदिया कारोबार। कि कंपनी में पहुंच के कारण, कंपनी में पहुंच के कारण या किसी भी संबंध से या किसी भी तरीके से अंदर की सूचनाओं जो अभी पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लाया गया है, आपको पता है ना हर कंपनी क्या करती है कि अपना डिस्क्लोज करती है, कोई एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड किया जाता है जिस दिन वो क्या करती है, अपना रिजल्ट पोस्ट करती है, वो सेबी को अपना रिजल्ट देती है क्या कि ये मेरा क्वार्टर भर का रहा है। जैसे कि बजट 1 फरवरी को ही आता है, उससे पहले यदि किसी को इंफॉर्मेशन हो और उसके बेसिस पर वो करने लगे तो वो गलत है। बात समझ में आया? तो किसी भी तरीके से अंदर की जानकारी के आधार पर, अंदर की जानकारी के आधार पर यदि ट्रेड करे के आधार पर
शेयर मार्केट में लाभ कमाए तो इसे भेदिया कारोबार कहते हैं। होता है, सेबी बहुत रेगुलेट करती है, फोन वगैरह सब कुछ टैप किया जाता है, अगर पकड़े जाएंगे तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, ठीक ना। अब आप ये बोल सकते हैं कि अपने भर जितना रोक सके उतना रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हाँ करने वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन तो सब पूरा ट्रैक किया जाता है। इनफैक्ट जितने भी वो बोर्ड मेंबर्स होते हैं उस कंपनी से संबंधित, उन सबका व्हाट्सएप वगैरह सारी चीजें चेक की जाती है, सब कुछ पर निगरानी होती है। लेकिन करने वाले भारत में जुगाड़ू लोगों की कमी थोड़ी है, करने वाले तो कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन जितना हद तक रोका जा सके। अब ये आप जरा सोच के देखिए ना, ये तो एक तरह से गलत प्रैक्टिस हुआ ना, कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन तक पहुंचती है उसके कारण आप ज्यादा फायदा कमा ले रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है एक एक दिन में कितना कितना फायदा हो सकता है। शेयर मार्केट में एक दिन में क्या, एक घंटे में प्रॉफिट का कोई और छोर नहीं है, ठीक ना। एक दिन में एक घंटे में भी लाखों करोड़ों रुपए जो है वो कमाए जा सकते हैं, तो कोई और छोर नहीं है ना। तो वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यदि कोई अगर प्रॉफिट कमा ले रहा है, यदि प्रॉफिट बना ले रहा है तो इसे अवैध माना जाता है। हाँ वही है, ठीक ना। तो ये होता है भेदिया कारोबार, जो कि भारत में एक अवैध क्रिया मानी जाती है शेयर बाजार में। दूसरा टर्म जो इसी के से संबंधित है उसको कहते हैं चक्रीय व्यापार या चक्रीय कारोबार। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। जरा बात को समझिएगा, सर्कुलर ट्रेडिंग होता क्या है, बात को समझिएगा। मान के चलिए क्या हुआ, हमने 20 लोगों का एक ग्रुप बनाया, 20 लोगों का एक ग्रुप बनाया, ठीक ना। 20 लोग हैं हम लोग, हमने क्या किया, कोई एक छोटा सा कंपनी का शेयर, मान के चलिए कोई भी एक रैंडमली कोई भी कंपनी का शेयर पकड़ा, और हमने क्या किया, हम लोगों में से किसी एक ने क्या किया, मान के चलिए जैसे मान के चलिए छोटी कंपनी से मेरा मतलब है कि थोड़े से पेनी स्टॉक्स टाइप के, कि मतलब जिन शेयर के प्राइसेस जो है वो थोड़े से कम हो, जिन शेयर के प्राइसेस कम होते हैं ना उन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। जैसे 5 रुपए 10 रुपए शेयर वाले जो होते हैं ना उनको पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। दिखाता हूं पेनी स्टॉक्स का एग्जांपल, जैसे वोडाफोन, आइडिया। मतलब जरूरी नहीं है कि वो कंपनी खराब है, लेकिन उस कंपनी के शेयर प्राइस देखिए 7 रुपए, एक शेयर का प्राइस है 7 रुपया, ठीक ना। तो ऐसे जो 5-10 रुपया वाले जो शेयर होते हैं ना, या 15 रुपए वाले शेयर होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए यस बैंक हो गया, एक तरह का पेनी स्टॉक, 16 रुपया का शेयर एक ठो, ठीक ना। अरे 8-8 50-50 पैसे के भी शेयर होते हैं, जैसे कि देखिए फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड, 75 पैसा का एक शेयर, ठीक ना। तो वही तो, और क्या, यही तो गेम है। अब जितना चाहो उतना खरीदो, तो उसी हिसाब से ना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। देखिए फ्यूचर रिटेल 3 रुपया शेयर का प्राइस। फ्यूचर रिटेल पता है कौन सी कंपनी है, नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बिग बाजार का नाम सुना, यही है फ्यूचर रिटेल, ठीक ना। किशोर बियानी, ठीक ना, इसीलिए तो बर्बाद हो रही है, दिख रहा बिग बाजार एंड देयर फ्लैगशिप ब्रांड बर्बाद हो रही है, बैंकरप्सी फाइल किया है इसने, ठीक ना। तो ऐसी कंपनियों के प्राइसेस को क्या, ऐसी कंपनियों को पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि पेनी स्टॉक्स में ही हो, कि बाकी भी स्टॉक्स में, किसी भी स्टॉक्स में हो सकता है। क्या होता है ना, मान के चलिए हम लोगों ने 20 लोगों ने ग्रुप बना लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया कि वोडाफोन आइडिया के 5 लाख जो है वो शेयर खरीद लिए, ठीक है। 20 लोग हैं साथ मिलकर, मान के चलिए मैंने 20 इसके जो है वो क्या करते हैं 5 लाख जो है वो शेयर खरीद लिया। अब जरा सोच के देखिए, अगर 5 लाख शेयर का ऑर्डर अचानक से आता है, मान के चलिए कल तक जो है वो ट्रेड कम हो रहा था उस शेयर में, मतलब मुश्किल से 5,000 10,000 शेयर प्रतिदिन खरीदे बेचे जा रहे थे, अचानक से 5 लाख का ऑर्डर आएगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि उस शेयर के प्राइसेस थोड़े से बढ़ेंगे? सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ, 5 लाख शेयर मैंने खरीद लिए, अगले दिन क्या होगा, मेरे ही ग्रुप में ये जो 20 लोग हैं ना, इसी में से कोई दूसरा जो है वो 5 लाख के लिए बिड फिर से करेगा, मैं क्या करूंगा, अपने शेयर बेच दूंगा अगले ही दिन। अब
मैं बोल रहा हूं क्या कि पहले दिन मैंने खरीदे 5 लाख शेयर, अगले दिन क्या होगा कि मेरे ग्रुप में से ही कोई दूसरा आदमी वो 5 लाख शेयर खरीदने का ऑर्डर डालेगा और मैं क्या करूंगा, मैं अपने शेयर बेचूंगा। ठीक ना, वो 5 लाख खरीद रहा है, मैं बेचता जा रहा हूं। ये सारा चीज हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज के ही माध्यम से, लेकिन इसके कारण क्या हो जाएगा, उस शेयर का प्राइस फिर थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि फिर से डिमांड आया। ठीक ना, बेच नहीं रहा हूं। ठीक, फिर तीसरे दिन क्या होगा, वो अपना 5 लाख बेचेगा, हमारे ग्रुप में से ही कोई तीसरा आदमी जो है वो 5 लाख का ऑर्डर डालेगा, आपस में खरीद बेच, तभी तो सर्कुलर है, आपस में खरीद बेचकर। अब जरा सोच के देखिए क्या होगा इसके कारण, हम लोग जब आपस में ही खरीद बेच रहे हैं ना, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, उस शेयर के प्राइस में अचानक से थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगले 5 दिन 10 दिन में क्या देखेगा कि अरे इस शेयर का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा ना, तो फिर क्या होगा कि बाकी लोगों को भी लगेगा कि अच्छा, मतलब ये शेयर जो है वो बढ़ने वाला है या इसमें प्रॉफिट होने वाला है, सब देखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वो लोग भी इस शेयर में पैसा लगाने लग जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, वो वाला फीलिंग आने लग जाता है ना, फोमो कहते हैं इसको, फोमो। शेयर मार्केट में एक पॉपुलर टर्म है फोमो। क्या होता है फोमो, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये डर होने लग जाता है कि ये ट्रेन मेरे से छूट ना जाए, कि सब लोग पैसा कमा लेंगे इसमें, ये शेयर भागने वाला है और मेरी ही ट्रेन ना छूट जाए। तो इसके कारण क्या होता है, फिर बाकी निवेशक भी उस कंपनी के शेयर्स में क्या करते हैं, निवेश करने लग जाते हैं। अब जरा सोच के देखिए, हम 20 लोग हैं, अब हम आपस में बात करके ये तो जरूर समझ में आ जाएंगे कि यार मैंने इस बार 5 लाख का ऑर्डर नहीं डाला है, कोई दूसरा खरीद रहा है। ठीक ना, तो क्या हो गया, हम 20 लोगों ने आपस में खरीद बेच कर उसके प्राइस को ऊपर पहुंचा दिया। अब जब दूसरे लोग खरीदने लग गए, तब हमने उस शेयर को बेच दिया, मतलब हम लोग उस शेयर से निकल गए और हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो भी प्रॉफिट हुआ आपस में बांट लिया। This is what is known as insider trading. इसको कहा जाता है चक्रीय कारोबार। ये भी भारत में अवैध है। ठीक ना, ये भी भारत में अवैध है, इस पर भी पूरी निगरानी होती है। ठीक ना, ऐसी कंपनी के शेयर्स को फ्रीज कर दिया जाता है, इनका अकाउंट सील कर दिया जाता है, बहुत सारी तरह की गतिविधियां होती हैं अगर इस तरह के गतिविधियों में पाए जाते हैं तो। ठीक ना, चक्रीय कारोबार समझ गए, आपस में खरीद बेचकर उसके कीमत को आगे बढ़ाना है, और जब बाकी लोग खरीदने लग जाएं तब क्या कर देना है, बेच के निकल लेना है। अब सिंपल सी बात है, उस कंपनी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि उसके प्राइसेस बढ़े। मान के चलिए कंपनी के शेयर प्राइसेस के बढ़ने के पीछे जो एक आधार होता है वो ये होता है कि अगर कंपनी लाभ कमा रही है तो उसकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, मतलब उसके शेयर की कीमतें भी बढ़नी चाहिए। एक सामान्य जो एक नेचुरल जो तरीका होता है वो तो ये होना चाहिए। लेकिन ऐसे खरीद बेचकर यदि प्राइस को बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो फिर से गिर जाएगा, फिर से उसी लेवल पर आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो बाद में जो निवेशक कूदे थे फोमो के कारण, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण, वो क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। बात समझ में आया, इसको क्या कहते हैं, चक्रीय कारोबार, इसी को कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। ये भी बात समझ में आ गई, सर्कुलर ट्रेडिंग। अगला टर्म जो इसी से रिलेटेड है वो क्या है, वो है फ्रंट रनिंग। क्या है, ये है फ्रंट रनिंग। जरा बात को समझिएगा, फ्रंट रनिंग क्या है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूं इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अभी रीजन भी बता दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देख, फ्रंट रनिंग क्या है, पहले इस बात को समझिए। फ्रंट रनिंग का मतलब क्या होता है, फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि आगे आगे दौड़ जाना। आगे आगे दौड़ जाने का क्या मतलब है, मान के चलिए कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, जैसे कि मान के चलिए बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी है, मान के चलिए HDFC, AMC, ये कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है। ठीक ना, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये कोई AMC, ये कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है। अब क्या हुआ, मैं एक आम निवेशक हूं, कई लोग होते हैं जो खुद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑफिस में फोन करके बोल देते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो मैनेजर होते हैं जो लोग, उनको बोल देते हैं कि मेरी तरफ से इतना लाख का, इतना का जो है वो शेयर आप खरीद लीजिए। या फिर क्या बोल देते हैं कि इनको बोल देते हैं कि मेरे बिहाफ पर आप इस म्यूचुअल फंड में खरीद लीजिए। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना ये AMCs, ठीक ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी
यानी कि ये लोगों का एसेट मैनेज करते हैं, पैसा मैनेज करते हैं। तो जैसा मैं कहूंगा उसके हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक ना। अब जरा सोच के देखिए, अब जरा सोच के देखिए, जितने भी बर्कशायर हैथवे हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ही है कि लोगों का पैसा मैनेज करती है। शेर खान हो गया, भारत में मोतीलाल ओसवाल हो गया, आईसीआईसीआई ग्रुप हो गया, ठीक ना, ये सब है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब लोगों का वेल्थ मैनेज करते हैं। तो मान के चलिए मैंने क्या किया, मैंने फोन किया एचडीएफसी एएमसी के ऑफिस में और मैंने बोला क्या कि सबकी अपनी कोई पहचान होती है, तो मैंने बताया क्या कि मैं अमर, मेरे अकाउंट से ऐसा करो कि 5 करोड़ का रिलायंस का शेयर खरीद लो। अरे सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो हम तो खुद दे करेंगे, ठीक ना। और मेरे से ये भी नहीं पूछेगा कि सर 5 करोड़ आया कहां से, ठीक, मान के चलिए, बस जस्ट एन एग्जांपल। मैंने उसको बोला क्या कि 5 करोड़ का मेरे लिए रिलायंस का शेयर खरीद लो। अब जरा सोच के देखिए, ये जो मैनेजर होगा, जो मेरे बिहाफ पर खरीदने वाला होगा, उसको ये बात तो जरूर पता चल जाएगी ना क्या कि अब मुझे इनके लिए 5 करोड़ का रिलायंस का ऑर्डर डालना है। और मैं जैसे ही ऑर्डर डालूंगा क्या होगा, इस कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाइंग ऑर्डर आया है। अरे बल्क में अगर कोई बाई करेगा तो प्राइसेस बढ़ते हैं, बल्क में यदि कोई सेल करता है तो प्राइसेस गिरते हैं, सिंपल सी बात है। अब जरा खुद सोच के देखिए, ठीक ना, मेरे को खरीदना है चाहे जिस प्राइस पर मिले मुझे, तो सिंपल सी बात है प्राइस तो बढ़ता चला जाएगा ना। 100 रुपया पर बिक गया तो आदमी 101 पर बोलेगा, 101 पर भी बिक रहा है तो फिर 102 बोलेगा, तो 102 पर भी बिक रहा है, तो इसके कारण प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इस मैनेजर को ये पता चल गया है क्या कि जैसे ही मैं ये ऑर्डर डालूंगा तो इस कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ये तो पता चल गया ना। तो इसके कारण वो क्या करता है, वो मेरा ऑर्डर डालने से पहले खुद के लिए खरीदेगा। 1 करोड़ का शेयर मान के चलिए, वो पहले खुद के लिए खरीद लेगा और फिर मेरा ऑर्डर डालेगा। अब जरा सोच के देखिए, उसने मेरे से पहले खरीद लिया है तो उसको सस्ता मिल गया है, और उसके बाद जब मेरा ऑर्डर डालेगा तो क्या होगा, मेरे ऑर्डर के कारण इसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। और वो 10 मिनट में क्या करेगा, जैसे ही मेरा पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो प्राइस ऊपर बढ़ गया है, फिर वो अपना बेच के निकल। यानी कि मेरे ऑर्डर के कारण वो मेरे से आगे दौड़ गया और आगे दौड़कर उसने प्रॉफिट कमा लिया। दिस इज व्हाट इज नोन एज फ्रंट रनिंग। समझ में आया, ठीक ना, कि उसको कहीं से ये पता था अपने क्लाइंट के बारे में, या उसको ये पता था क्या कि कोई म्यूचुअल फंड है, कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन उसको ये मिल गई क्या कि कोई म्यूचुअल फंड है। जैसे कि बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं ना, एफआईआईज हो गए, डोमेस्टिक बड़े बड़े जो है म्यूचुअल फंड होते हैं, ये बहुत बल्क में खरीदते हैं, ठीक ना। ये 5 करोड़ तो मैंने छोटा सा अमाउंट बताया, ये तो 100 करोड़ का एक बार में शेयर खरीदते हैं। तो कहीं से भी अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो पहले ही खरीद के बैठ गया, तो क्या किया उसने फ्रंट रन किया कि वो हमसे आगे दौड़ गया। और इस कारण से क्या हो गया, जब तक मेरा पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तब तक उसने ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया। इसको क्या कहते हैं, फ्रंट रन। ये भारत में अवैध भी है और अनैतिक भी है, अवैध भी है और अनैतिक भी है। अनैतिक क्यों है, क्योंकि ये उसके क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी है। मैंने जो 5 करोड़ रिलायंस के शेयर खरीदने बोले थे, तो जरा सोच के देखिए, अगर मेरे से पहले अगर उसने 1 करोड़ शेयर खरीद लिए तो मुझे जो प्राइस मिलने वाला था वो प्राइस अब नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो बढ़ के ही मिलेगा ना। तो थोड़ा थोड़ा बहुत मैटर करता है, समझ में आ रहा शेयर मार्केट में, ठीक। आपको दिखाया ना शेयर मार्केट में एक एक शेयर 50 पैसे 1 रुपया का होता है, तो उसमें तो थोड़ा सा भी बढ़ोतरी घटोतरी उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई ना, ये फ्रंट रनिंग। अब जरा देखिए क्यों मैंने बोला क्या कि ये इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहा कब का न्यूज है, 2 मार्च 2023, देख रहा 1 मार्च 2023, ठीक ना। एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग केस, ठीक। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने फ्रंट रन किया, कैसे किया, वीरेश जोशी वगैरह जो है वो इन सब में इन्वॉल्व थे। क्या करते थे, इन्होंने एक सेटअप बना रखा था, कहां, सिंगापुर में, सिंगापुर से में एक सेटअप बना रखा था। क्या होता था, जैसे ही एक्सिस म्यूचुअल फंड के तो मतलब इनको
जैसे ही एक्सिस म्यूचुअल फंड के क्या होता था, एक्सिस म्यूचुअल फंड को जैसे ही कोई बड़ा ऑर्डर आता था ना, तो ये क्या करता था, फोन करके वहां पर जो सिंगापुर में इसका कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, इसका जो कोई मेंबर बैठा हुआ है, उसको फोन करके बोल देता था क्या कि तुम इस कंपनी के शेयर खरीद लो, पहले खरीद लो फिर मैं ऑर्डर डालूंगा। तो तुम पहले खरीद लोगे तो तुमको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, और फिर मैं बाद में जब बड़ा ऑर्डर डालूंगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो तुम फिर बेच के निकल जाना। तो ये वाला धांधली ये लोग करते थे, इसी को कहते हैं फ्रंट रनिंग केस। इन पर कार्रवाई हुई, वीरेश जोशी, ये तो शायद इसका अकाउंट वगैरह सील कर दिया गया है, इसका लाइसेंस वगैरह कैंसिल कर दिया गया है, ठीक ना। एक्सिस म्यूचुअल फंड का दिख रहा ना, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं ना। तो देखिए देख रहे हैं सिक्योरिटी, अरे इसका मतलब ये कि जो लोग जानकारी नहीं होती है वो सब होगा। इसीलिए तो मैंने कल की क्लास में बोला था ना कि बुल्स एंड बियर्स मेक मनी एंड पिग्स आर स्लॉटर्ड इन दिस मार्केट, ठीक ना। इसीलिए तो कुछ भी करने से पहले जानकारी का होना बहुत जरूरी है, बिना जानकारी के तो आप डूबिएगा ही, फिर तो जुआ हो गया ना, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो। जो लोग शेयर मार्केट को जुआ कहते हैं उनका यही मतलब, तो वही रॉबिनहुड ट्रेडर, वही तो बताया मैंने। सब ये सब तो आजकल मतलब एड पर ही चलने लग गए। ये देखिए सेबी का ही देखिए, ये देखिए ये सेबी का है फरवरी 2000, ये देखिए सेबी बैन्स 21 एंटिटीज इन एक्सिस म्यूचुअल फंड फॉर फ्रंट रनिंग केस। फ्रंट रनिंग किया है तो 21 लोगों को बैन कर दिया है सेबी ने, ठीक ना। तो सेबी इस तरह के जो है वो एक्टिव एक्शंस लेती है, ये शायद खुल जाएगा। The market regulator said it identified, मैंने बताया था ना, तो थोड़ा गेन नहीं होता है, एक ऑर्डर से कितना बनाया, 30 करोड़। समझ में आ रहा है, फ्रंट रनिंग तो छोटा मोटा रकम नहीं होता है ये, ठीक ना। तो देखिए मार्केट रेगुलेटर ने क्या कहा कि ये जो तुमने फ्रंट रन करके कमाया है 28 फरवरी को, जो ना फ्रंट रन करके कमाया है, ये रॉन्गफुल गेन है और इसको हम फ्रॉडुलेंट बोलेंगे, और इसके कारण जो है वो क्या किया जाएगा, आप सबका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो फ्रंट रनिंग समझ में आया। फ्रंट रनिंग का क्या मतलब होता है कि अपने क्लाइंट से पहले खरीद लेना, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है क्या कि ये क्लाइंट बड़ा ऑर्डर लगा रहा है, तो बड़ा ऑर्डर लगाएगा तो बट ऑब्वियस है क्या कि बेनिफिट होने ही वाला है, ठीक ना। ये खाली बाई में ही नहीं होता है, सेल में भी होता है, मान के चलिए। चलिए समझा ही देता हूं आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग समझ लीजिए, फिर आपको हिंडनबर्ग केस भी समझ में आ जाएगा। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है जरा बात को समझ लीजिए। सामान्यतः हम जो व्यापार करते हैं, इशारा कर दूंगा मैं, सुनिए शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, पहले इस बात को ध्यान से समझिए। सामान्यतः हम जो व्यापार करते हैं, हम जो बिजनेस करते हैं, हमारा क्या बिजनेस का तरीका होता है। बिजनेस का तरीका सिंपल सा क्या होता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, यही होता है ना बिजनेस। सस्ता खरीदो महंगा बेचो, बिजनेस यही है, ठीक है ना, यही है बिजनेस। प्राचीन समय से अभी तक जो व्यापार चलता आ रहा है, जो भी बिजनेस चलता आ रहा है, वो यही रहता है कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो सेम ऐसे ही शेयर मार्केट में भी पैसा कमाने का क्या तरीका होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लो, शेयर को खरीदो और फिर ये उम्मीद करो क्या कि इस शेयर के प्राइसेस बढ़े ताकि ये महंगा हो, और अगर तुम महंगे पर बेचोगे तो वो जो बीच का होगा वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। मान के चलिए मैंने एक कंपनी का शेयर 100 रुपया पर शेयर पर खरीदा, आज इस कंपनी का शेयर बढ़कर 120 रुपया हो गया है, तो मैंने 120 पर जब उसको बेचा तो 20 रुपया प्रति शेयर क्या हो गया, वो मेरा मुनाफा हो गया। यही तो होता है व्यापार, ठीक ना। ऐसे ही व्यापार होता है, मैंने कहीं से गेहूं खरीदा, मान के चलिए क्या है 2 रुपए किलो गेहूं खरीदा, और मान के चलिए कहीं जाकर उसको मैंने 5 रुपए किलो पर बेच दिया, क्या हो गया, वो जो 3 रुपया पर किलो है वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा प्रॉफिट हुआ। यही व्यापार होता है ना। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा कमाने का एक दूसरा तरीका भी होता है,
शेयर मार्केट में पैसा कमाने का एक दूसरा भी तरीका होता है जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी चीजें वही होती है, ठीक ना, इसमें भी महंगा बेचा जाता है और सस्ता खरीदा ही जाता है, लेकिन बस चीज उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, पहले बेचा जाता है, खरीदा बाद में जाता है। दिमाग हिला कुछ कि सर, चलिए वहां तो समझ में आ रहा था कि सर पहले खरीदेंगे ना, पहले खरीदेंगे सस्ता तब ना महंगा बेचेंगे, खरीदेंगे सस्ता और फिर बेचेंगे महंगा। तो सिंपल स्टेप तो ये होना चाहिए कि पहले खरीदो फिर बेचो, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर बेचा जाता है पहले और खरीदा जाता है बाद में। बात समझ में आ रहा? फिर तो वही बात हो गई ना कि इन दोनों के बीच का जो प्राइस बचा वो आपका मुनाफा हुआ। तो सिमिलरली यहाँ भी यही बात हो गई क्या कि यदि आपने सस्ता खरीदा है और महंगा बेचा है तो मुनाफा होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर पहले बेचेंगे कैसे, जब मेरे पास माल ही नहीं है तो हम बेचेंगे क्या। समझ में आया? क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा, जरा इसी को समझिए। ये क्लियर हो गया ना कि शॉर्ट सेलिंग में ये उल्टा होता है, पहले बेचा जाता है बाद में खरीदा जाता है। पॉइंट वही है और बीच का जो मार्जिन होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन है क्या कि सर जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं बेच कैसे दूंगा। ठीक ना, जरा बात को समझिए। मान के चलिए एक निवेशक है, उसका नाम है बी, ठीक ना, बस एग्जांपल के लिए मान के चल रहा हूं मैं कि इसके पास 2000 जो है वो क्या है, रिलायंस के शेयर है, रिलायंस के शेयर है, इसने अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर रखे हैं। ठीक, इसको अभी बेचने का इसका कोई प्लान भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यानी कि ये लंबे समय के लिए निवेश करता है। ठीक ना, ये लंबे समय के लिए निवेश करता है, मान के चलिए ये कम से कम लगभग 5 साल तक के लिए इसको होल्ड करने वाला है। 5 साल के लिए ये निवेश करके बैठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे निवेशक होते हैं, 5 साल के लोग 50-50 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो अलग अलग तरह के निवेशक होते हैं मार्केट में। अब मैं हूं तेज आदमी मैं नहीं हूं तेज, ठीक ना, मान के चलिए कोई जो है वो तेज आदमी आया, उसका नाम मान के चलते हैं हम एक्स मानते हैं, मिस्टर एक्स। ठीक, इसने क्या किया, इसने अप्रोच किया मिस्टर बी को। ये बोला कि एक बात बताओ, तुम 2000 शेयर तो लेके अभी बैठने ही वाले हो ना 5 साल, अभी तो तुमको बेचने का कोई प्लान नहीं है। ऐसा करो कि तुम 1000 शेयर मुझे दे दो, 1000 शेयर मुझे दे दो, मैं अगले 6 महीने बाद तुमको ये 1000 शेयर वापस कर दूंगा। ये मुझे गिरवी दे दो, मुझे क्या कर रेंट पर दे दो, और मैं 1 महीने बाद 6 महीने बाद जो है तुम्हारे 1000 के 1000 शेयर मैं तुमको वापस कर दूंगा। मैं शेयर वापस करूंगा, वादा क्या हुआ है, शेयर वापस करने का। मैं तुमसे शेयर ले रहा हूं और तुम्हारे मैं शेयर 1000 वापस कर दूंगा। कहानी को पूरे अच्छे से समझिएगा, एक भी पॉइंट मिस होगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, इसने बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे दे देंगे 1000, कुछ ना कुछ तो बदले में प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपसे मैं 1000 शेयर दे रहा हूं ना, या तो कोई फिक्स्ड अमाउंट रख लेते हैं कि मैं मान के चलिए आपको 50,000 दे दूंगा, या फिर मान के चलिए क्या कि आज इस 1000 का जितना प्राइस है ना इसका 2% मैं दे देता हूं आपको। भी खुश हो जाएगा कि कोई बात नहीं, अरे मेरा 1000 शेयर मुझे वापस भी मिल जाएगा, साथ में मैं 2% 5% कुछ पैसा भी कमा लूंगा। अभी तो मेरे अकाउंट में बस पड़ा ही हुआ है ना, अगर मैं किसी को गिरवी दे रहा हूं तो बढ़िया है, इससे कुछ मैं कमा भी पाऊंगा। बात समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? तो शेयर गिरवी रखा जाता है यहाँ, क्लियर है? अब जरा सोच के देखिए, इस मिस्टर एक्स के पास क्या आ गया, इस मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर आ गए, ठीक ना। मान के चलते हैं कि रिलायंस का आज प्राइस जो है ना, जब ये सारा ये लेन देन हो रहा है ना, इस टाइम रिलायंस के एक शेयर का मूल्य जो है वो 2500 रुपया है। 2500 रुपया एक शेयर का प्राइस है। तो यानी कि मिस्टर एक्स के पास क्या आ गया, 1000 शेयर आ गए जिसके प्राइसेस जो है वो 2500 है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब जरा सोच के देखिए क्या करेगा मिस्टर एक्स जो है वो अपने शेयर्स को धड़ाधड़ बेचना स्टार्ट करेगा। ये अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट करेगा, इसने 1000 के 1000 शेयर को मान के चलिए बेचना स्टार्ट किया। अब सोचिए क्या होगा, 2500 से ये सेल होना स्टार्ट हुआ, और मैंने पहले ही बताया है कि जब लंबा बाई होता है तो शेयर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जब लंबा सेल होता है तो शेयर के प्राइसेस नीचे आते हैं। सिंपल इसको आप अपने बिजनेस से समझ सकते हैं ना कि मुझे टमाटर बेचना है, क्यों, क्योंकि खराब हो जाएगा, तो मैं किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार होऊंगा ना, 10 रुपया 5 रुपया 6 रुपया सब में मैं बेचने के लिए तैयार रहूंगा। तो सिमिलरली तो जब सेल होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइस घटता जाएगा, और इसका प्राइस घट के मान के चलिए 2100 पर आ गया।
ठीक ना। इसका शेयर प्राइस जो है वो घटकर 2100 पर आ गया। ठीक ना, बस मैं एग्जांपल के लिए 1000 बोल रहा हूँ, बेचने के लिए लोग लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों शेयर बेच डालते हैं प्राइस गिराने के लिए। ठीक ना, तो क्या हो गया, मान के चलिए इसका प्राइस घट के कितने पर आ गया, 2100 पर आ गया। अब देखिए मैंने 2500 से बेचना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या किया है, पहले बेचा है, और कैसे बेचा है, महंगा बेचा है। क्यों, क्योंकि 2500, 2400, 2300 पर बेचा है। और आज क्या हो गया है, शेयर प्राइस जो है वो कितने पर आ गया है, 2100। पहली बात तो जब 2500 से गिर के वो 2100 पर आएगा तो बाकी भी जो निवेशक होंगे ना रिलायंस के, उनको भी लगेगा कि यार जरूर कोई कंपनी में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, बहुत तेजी से प्राइस गिर रहा है, तो वो लोग भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, पैनिक सेलिंग क्रिएट हो जाता है, पैनिक सेलिंग, जिसके कारण पैनिक सेलिंग क्रिएट हो जाता है मार्केट में, कि सब लोग जो है वो बेचने लग जाते हैं। और इसी पैनिक सेलिंग के कारण क्या होता है, इसी पैनिक सेलिंग के कारण क्या होता है, इसके प्राइसेस और घट के मान के चलिए 1900 पर आ गए, 1900 रुपए पर आ गए। ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट होता है, कि लोगों ने बेचना स्टार्ट किया तो बाकी लोगों को भी ये लगने लग गया कि अरे इस शेयर में जरूर कुछ कमी है, तभी सब बेच रहे हैं, या तभी इसका प्राइस जो है वो गिर रहा है। अब इसके कारण क्या आ गया, 1900 पर। अब मैं क्या करूंगा, अब ये मिस्टर एक्स क्या करेगा, 1900 पर खरीद लेगा 1000 शेयर सस्ता, और क्या करेगा, इसको वापस कर देगा इसका 1000 शेयर, और साथ में इसका जो 2% बनता था वो भी दे देगा। 2500 पर बेचा, 1900 पर खरीदा, बीच में जो उसका मार्जिन हो गया वो उसके पॉकेट में आ गया। ठीक ना, चाहे जैसे भी, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब क्लियर हुआ, शॉर्ट सेलिंग। तो शेयर मार्केट में गिरते हुए शेयर से भी पैसा कमाया जाता है, चढ़ते हुए शेयर से भी पैसा कमाया जाता है। बात समझ में आया। अब इतना डिटेल में नहीं जाना है आप लोगों को, ये सब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह में खूब होता है धड़ल्ले से, ठीक ना। तो ऑप्शन चेन वगैरह में जो है वो गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बनाने की कोशिश की जाती है। यहां तक क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। अब जरा देखिए, ये जो हिंडनबर्ग फर्म है ना, अडानी हिंडनबर्ग में, कल बताया था ना हिंडनबर्ग के बारे में, ये हिंडनबर्ग जो है वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है, शॉर्ट सेलिंग फर्म है। यानी कि ये क्या करती है, इसका काम है कि ये एक कंपनी के बारे में रिसर्च करती है, और उस रिसर्च के बेसिस पर अगर इसको लगता है कि इस कंपनी में कुछ है, कुछ कमियां हैं, ठीक ना, तो क्या करती है, सबसे पहले उस कंपनी में वो शॉर्ट पोजीशन बनाती है, शॉर्ट पोजीशन बनाती है, यानी कि उस कंपनी के शेयर प्राइसेस को वो शॉर्ट करती है, और फिर तब न्यूज पब्लिक करती है। और न्यूज जैसे ही पब्लिक हुआ, फिर क्या हो गया कि वो पूरे मार्केट में हो हंगामा मचा, और फिर क्या हो गया, उस कंपनी के शेयर प्राइसेस जैसे जैसे गिरते चले गए, वैसे वैसे क्या हुआ, उस हिंडनबर्ग को फायदा से फायदा होता चला गया। बात समझ में आया। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि आप स्टैंड नहीं ले सकते हैं कि अडानी हिंडनबर्ग केस में जो है वो कौन सही है कौन गलत है, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका भी फायदा है ना, वो भी तो पैसा कमा रहा है। हिंडनबर्ग जो है वो खाली कल्याण थोड़ी कर रहा है, इस कंपनी के प्राइसेस जितनी तेजी से गिर रहे हैं उतनी तेजी से उसको उतना फायदा हो रहा है। आप जरा सोच के देखिए ना, अडानी इंटरप्राइज, ये देखिए 6 महीना चार्ट कहां है, 24 जनवरी को 3442 एक शेयर का प्राइस, 2 फरवरी को 10 दिन भी नहीं हुए, 7 दिन में आधा से भी कम। आपको क्या लग रहा है, हिंडनबर्ग के पास बोरा में पैसा रखने के लिए जगह नहीं होगी, इतना पैसा बनाया होगा उसने। बात समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अब क्लियर हुआ कि शॉर्ट सेल करके कैसे पैसा बनाया जाता है। ये जो जॉर्ज सोरोस वगैरह होते हैं, ये सब कैसे पैसा कमाते हैं, शॉर्ट सेल करके। एक कंपनी के बारे में देखिए, हर कंपनी में कुछ ना कुछ होता है। अब मान के चलिए अगर कुछ कंपनी, अगर अडानी अगर सही में कुछ गलत कर रही है तो ठीक है, उसने उजागर किया, इससे जो है वो ट्रांसपेरेंसी आई, वो सब ठीक है, लेकिन उसने पैसा भी तो बनाया, तो दोनों हित हैं। इसीलिए आपसे यदि पूछा जाए कभी इंटरव्यू वगैरह में, तब बोलिएगा क्या कि सर मेरे पास इतना अनुभव नहीं है या इतना नॉलेज नहीं है कि मैं, और नहीं मेरे पास इतने सारे तथ्य हैं कि इसके बेसिस पर मैं ये बोल सकूं क्या कि इन दोनों में से कौन सा गलत था कौन सा सही था। आप दोनों पॉइंट बताइए कि सर इसके बारे में जो है वो एक लंबी जांच होनी चाहिए। बाकी भारत में जो है वो सेबी जैसी एक संस्थान है जो शेयर मार्केट में जो भी गलत होता है या प्राइस को अगर मैनिपुलेट किया जाता है तो इन सब चीजों की निगरानी करती है। तो सर आई एम अनएबल टू कमेंट ऑन दैट। बात समझ में आया? ये ज्यादा बढ़िया, ज्यादा डिप्लोमेटिक आंसर होगा आपका। यहां तक क्लियर हुआ बात? शॉर्ट सेलिंग किसको कहते हैं पता चला, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अब समझ में आया? ठीक, ये मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में कि आपको समझ में आए।
एक्चुअल में शॉर्ट सेलिंग जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक ना। ठीक, उसमें जरूरी नहीं होता है कि शेयर आपके पास हो भी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो बस अनुमान लगाया जाता है, ठीक ना। अब समझ में आया शॉर्ट सेलिंग किसको कहते हैं, यहां तक क्लियर है। तो इस तरह से जो है वो शेयर बाजार में चढ़ते हुए मार्केट में तो पैसा बनाया ही जाता है, गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बनाया जाता है। इसीलिए मैंने बोला था बियर्स भी पैसा कमाते हैं, ठीक ना, जो गिरने में आस्था रखते हैं। खबर फैला के, न्यूज फैला के किसी भी तरीके से क्या किया जाता है, मार्केट को और ज्यादा या उस शेयर को जो है वो गिराया जाएगा, और क्या, पैसा कमाना यहाँ उद्देश्य है, ठीक ना। जो चढ़ाने वाले होते हैं, जो बुल्स होते हैं, वो भी कई बार मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को चढ़ाने के लिए, ठीक ना। तो इस तरह की चीजें जो है वो शेयर मार्केट में होती रहती है। यहां तक बात समझ में आया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, शॉर्ट सेलिंग किसको कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, ठीक ना। बाकी कुछ टर्म्स जो है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक ना। तो यहां तक को आप रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत सारे टर्म्स हैं, कुछ और टर्म्स हम लोग फिर कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।